हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन में सबसे पहले इसका हम दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, पहले उसके बारे में आइडिया लेंगे। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, कि फिजिक्स में जो होता है वो इंटीग्रेशन का क्या यूज है। ठीक, और फिर हम एक इसमें लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कर्व। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों समेशन। समेशन सम करना, जोड़ना, चीजों को जोड़ना। ठीक, और एक और बात कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. Okay. It is also called summation. Summation मतलब जोड़ना। ठीक, इसका एक्चुअली बच्चों बात ये हुई थी कि जो प्रीवियस आइडिया था हमारे पास, जिससे कि हम ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का या बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते थे इजीली। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, प्रीवियस जो है वो आइडिया ये था कि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मान लो आपके पास एक y o x आपके पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज करो ये लाइन है। ठीक, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल लिया। ओके, मान लो ये L है और ये क्या है, B है, तो इसका एरिया इजीली उस जमाने में, पुराने जमाने में कैलकुलेट कर लेते थे लोग न्यूटन के पहले, और वो होता था हाफ इंटू व्हाट, क्योंकि ये ट्रायंगल बना ना बच्चों, तो ट्रायंगल का एरिया हुआ हाफ इंटू व्हाट, L इंटू B। इस तरीके से अगर मान लो कुछ ऐसा शेप है, ये y o x आपके पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, एक ऐसे लाइन है, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन यानी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लिया। मान लो ये L है और ये B है, ये एरिया उन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और एरिया हुआ L इंटू B सिंपली। तो ये बहुत आसान था कैलकुलेट करना पुराने जमाने में। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब मैथमेटिशियंस ने कर्व का एरिया कैलकुलेट करना शुरू किया तो उनके साथ दिक्कत है। सपोज करो ये आपके पास कर्व है ना, मान लो ऐसे कोई कर्व। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने में दिक्कत क्या है बच्चों, कि सपोज करो आप क्या करोगे, मान लो ये कर्व यहाँ से यहाँ तक ही है, तो आप एक यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दिया हमने एक्स एक्सिस पे, क्लियर, और इससे इसको मिला दिया। अब आपको क्लियर पता लग रहा है कि बच्चों यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है, ये ओवरऑल पार्ट, ये ट्रायंगल वाली पार्ट है। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लेंगे। सपोज करो ये L आपको दे रखा है और ये B दे रखा है बच्चों। ठीक, लेकिन दिक्कत होगी इस वाले पार्ट की एरिया को आप क्या करोगे, मतलब ये वाले को तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस पार्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लोगे। अगर इसका एरिया आपको पता होता है, ये वाली जो मैंने क्रॉस की है, तो फिर आप क्या करते हैं, जो ट्रायंगल का एरिया है इसमें से इसको माइनस कर देते, तो ये कर्व का एरिया आपको मिल जाता। ठीक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप दूसरा देखो केस, आपको अगेन आइडिया लगेगा। मान लो कर्व आपके पास कुछ ऐसा है, y वर्सेस x। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ मिला दोगे और ये ट्रायंगल बना दोगे। ये ट्रायंगल तो आपके पास हो गया, इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मान लो ये L दे रखा है और ये B दे रखा है। लेकिन दिक्कत आएगी, वो आएगी इसका एरिया कैलकुलेट करने में। इसका एरिया क्या करोगे, ट्रायंगल का तो पता लग जाएगा, ये पता होता तो जोड़ देते तो एरिया अंडर कर्व आ जाता। यहाँ क्या करते, यहाँ से अगर हमें ट्रायंगल का एरिया पता होता, ठीक, और ये एरिया पता होता, तो हम इसका एरिया, सॉरी, ट्रायंगल का एरिया पता होता
और ये ट्रायंगल का मतलब ये एरिया पता होता है, ठीक, ये एरिया निकाल लेते तो फिर हम जो साइडेड पोर्शन, ये ब्लैक से जो साइडेड है इसका एरिया निकाल लेते, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो पुराने मैथमेटिशियंस थे उनके लिए रास्ता बंद हो गया। फिर न्यूटन ने इसी चीज का उपाय बताया और एक नया मैथ्स लेके आए जिसको बोला उन्होंने इंटीग्रेशन, ठीक। और उनका जो आइडिया था वो थोड़ा सा आपको आइडिया बताऊं कि एग्जैक्टली है क्या वो आइडिया। मान लो कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से कर्व दे रखा है, ठीक। अब ये वाई एक्स एक्सिस है। अब एक काम करते हैं कि हम ये मुझे क्या चाहिए, इसके ये कर्व का एरिया निकालना है। कर्व का एरिया का मतलब इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना, मतलब ये ओवरऑल आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने में अगर आप मान लो कि ये स्ट्रिप से मिलकर बना है ना, छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलकर बना है, तो एरिया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बट अगर आप बड़ा स्ट्रिप लेते हो, जैसे ये मैंने एक बड़ा सा स्ट्रिप ले लिया, और बड़ा सा स्ट्रिप ले लिया, यहाँ पे x पे जाके मैंने dx चौड़ाई का एक स्ट्रिप लिया, लेकिन यहाँ दिक्कत आ रहा है बच्चों कि यहाँ पे ये वाली जो हुई y कांस्टेंट नहीं है। इस वाले पार्ट के लिए y1 और इस वाले पार्ट के लिए क्या आ रहा है बच्चों, y2 आ रहा है, ठीक। तो फिर एरिया कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर न्यूटन ने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ये मान लो y है, ये x है, ओके, ये एरिया को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अगर हम छोटा सा बिल्कुल फाइन स्ट्रिप लेते हैं, इतना फाइन स्ट्रिप लेते हैं, इतना फाइन स्ट्रिप लेते हैं कि x पे जाके ये dx हमने स्ट्रिप लिया, यहाँ पे ये y कांस्टेंट हो गया, ये y अगर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक, तो हमारा काम बच जाएगा। क्योंकि फिर मान लो अगला आप कोई लेते हैं स्ट्रिप, ठीक, उसके लिए अगेन क्या होता है, y कांस्टेंट होता, एक अलग y मिलता है आपको। इस तरह आप छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, इनका आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करके अगर मैं इसको जोड़ दूं, मतलब जोड़ने का मतलब समेशन कर दूं, तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। कैसे सर? इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एक आपको मिला ना, एक स्ट्रिप मिला, इसी तरीके से ढेर सारे आपको स्ट्रिप्स मिलेंगे, है ना। और ये सारे स्ट्रिप्स को बच्चों जब हम जोड़ देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए क्या हो रहा है, y की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, ठीक, y की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, तो इसको हम जोड़ देंगे अगर, तो क्या होगा, एरिया अंडर आपको कर्व पता लगेगा। क्लियर है? ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो VT ग्राफ लेते हैं, और VT ग्राफ से आपको मैं ये सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया, ठीक, ग्राफ कुछ आपके पास ऐसा था, और जैसे कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट में मैंने ये बोला कि एकदम फाइन स्ट्रिप लो, इतना फाइन स्ट्रिप लो कि ये x और ये वाली जो स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई हो गई dx। इसके लिए बच्चों ये वैल्यू भी सपोज करो v1। अगला अगर आप कोई स्ट्रिप लेते हैं, ठीक, तो इसके लिए ये v2 हो जाता है इस तरीके से, और सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हम इस एरिया के नीचे का जो ग्राफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे कि ये वाले का अगर मैंने एरिया निकाला तो क्या होगा, v1 इंटू डी एक्स प्लस v2 इंटू डी एक्स प्लस इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या मिलेगा हमें, एरिया मिलेगा। एरिया किसका बच्चों, VT ग्राफ, ये जो पर्टिकुलर VT ग्राफ लिया तो उसका। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ समेशन vi इंटू, सॉरी x नहीं है बच्चों, ये t है और ये क्या हुआ, dt हुआ, ये dt, तो vi dt ले लिया मैंने, ठीक। ओके, इक्वल्स टू व्हाट, एरिया से किसका, और VT ग्राफ। ओके, अब बच्चों ध्यान दो कि अगर मैं ये जो एरिया लिखा मैंने, इसका अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू ले लूं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n vi इंटू अगर मैं dt लिखूं, तो सर ये एरिया हो गया VT ग्राफ का।
ठीक है बच्चों, ओके। जब ये लिमिटिंग वैल्यू ले लिया तो इसको मैं फाइनली लिखता हूं वी डी टी इक्वल्स टू एरिया वीटी ग्राफ। अब क्या किया मैंने कि ये जो समेशन है ना, इस समेशन को क्या किया मैंने, अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूं तो क्या इस तरीके से इसको मैं खींच के कर सकता हूं। तो v इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, ठीक, ओके। बेटा इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये जो साइन आ रहा है ना, इसी को समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन v इंटू डी टी इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक। अब ये जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, आगे आके आप देखोगे इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट देगा आपको, ठीक है। और अगर मान लो कि ये एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो क्या मिलेगा, चेंज इन डिस्टेंस मिलेगा। तो बेसिकली आपको मिला क्या, v इंटू डी टी इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और बच्चों इसी को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ओके। अब इसी को मैं जनरलाइज कर दूं, ये तो मैंने एक स्पेशलाइज केस लिया ना कि आप अगर वीटी ग्राफ का बात करते हो तो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर मैं जनरलाइज कर दूं और इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स ले लो, ठीक, और इसका कुछ लिमिट ले लेता हूं, मान लो x1 से लेकर x2 तक, तो ये एरिया आपको मिलेगा एरिया अंडर वाई एक्स कर्व मिलेगा, वाई एक्स कर्व या ग्राफ, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हो। बच्चों ये जो मैंने लिखा है यहाँ, एक लिमिट लिया मैंने, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये है बच्चों लोअर लिमिट, और ये जो है बच्चों इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक। तो आपको कभी भी लाइफ में, क्योंकि ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये 2 साल तक आपका साथ निभाता रहेगा। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है y वर्सेस x का, ठीक, आपको एरिया निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, एक छोटा सा एक एलिमेंटल स्टेप ले लेना, इतना फाइन स्टेप कि x पे जाके dx का मतलब हम x का ही बात कर रहे हैं, और इसके लिए ये y कांस्टेंट हो जाए, है ना, y की 2 वैल्यू ना हो, एक सिंगल वैल्यू हो। इतनी फाइन स्टेप है कि ये जो हमें मिल रहा है y, ये y कांस्टेंट हो जाए, तो आंख बंद करके y इंटू डी एक्स हो गया बच्चों, एक पर्टिकुलर लिमिट जहां से जहां तक का बात करना चाहते हो, दैट विल गिव यू व्हाट, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। ये सिग्निफिकेंस है किसका, इंटीग्रेशन का। तो आप देख रहे हो कि हुआ क्या कि हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी भी ग्राफ का, कोई भी कर्व का हमने क्या कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगर आप देखोगे तो एक्चुअली जितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सन हो गया, है ना, अर्थ है, मून है, या आप अगर आउटर स्पेस में भी जाते हो, हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जाते हो, तो नेचुरली क्या होता है कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कर्व शेप में है ना। तो फिर कर्व शेप में है तो उनका एरिया आप कैलकुलेट करोगे। एरिया अगर आपको पता लग गया तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मास कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो जो नॉर्मल मैथमेटिक्स था ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स से बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वो नॉर्मली जो होता है ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रोम्बस का एरिया, ये सारे कैलकुलेट कर पाते थे, एरिया ऑफ कर्व कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। तो एरिया ऑफ कर्व कैलकुलेट करने के लिए, है ना, एक न्यूटन साहब ने एक नया मैथमेटिक्स डेवलप किया कि उन्होंने क्या किया कि एक फाइन स्टेप कर लिया, इतना फाइन स्टेप लिया कि उस पर्टिकुलर x से लेकर के x प्लस डी एक्स पे, ये देखो इसका लेने का तरीका होता है कि x से लेकर के कहां तक बात कर रहा हूं, x प्लस dx में dx इतना छोटा है कि एग्जैक्टली हम x का ही बात कर रहे हैं, ठीक। और इस पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, और इस तरीके से जितने एरिया हैं सबको अगर हमने सम कर लिया
तो बच्चों एरिया अंडर वाई एक्स कर्व मिल गया, यानी कि हमें कर्व का एरिया मिल गया। ठीक, और ये अगर एरिया मिल गया तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझ रहे हो आपको, ये डिफरेंट टाइप का मैथमेटिक्स है। अब इसमें कुछ रूल्स भी हैं, है ना। दो तरह का इंटीग्रेशन मैंने बोला आपको होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें लिमिट ना हो। ठीक, और एक होता है इंटीग्रेशन जिसमें कि बच्चों हम क्या करते हैं कि हम लिमिट लेते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और फिर उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो इतना आप अगर समझ गए तो इसका होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, ओके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट। ओके, और एक चीज आपको बताया था मैंने कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो आपने देखा था कि अगर मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n अगर किया था तो क्या आया था, nx टू दी पावर n माइनस 1 है, ये आया था। ओके, और इंटीग्रेट अगर करेंगे तो x टू दी पावर n इंटू डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c आएगा। बोलोगे सर ये कहां से फॉर्मूला आ गया, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमने ये जो पावर था मल्टीप्लिकेशन में आ गया और इस पावर में से एक माइनस हो गया। ठीक, हम बहुत सारा प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। ठीक, अब बात आता है कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन में फंक्शन तो वही है, x टू दी n है, x टू दी पावर n है, लेकिन इसको किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो n है उसका एक पावर ऐड हो जाएगा, उसी से क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक, ये काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आप प्रॉब्लम देखो तो आइडिया आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने बोला एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो c होता है बच्चों, ये बुक्स में कांस्टेंट लिखा होता है, ये एग्जैक्टली क्लू होता है, क्लू, CLUE, क्लू, या बुक्स में इसको कांस्टेंट बोलता है तो आप कांस्टेंट इसको लिख लो। बट एग्जैक्टली क्या होता है आज के क्लास में आपको पता लगेगा कि ये क्लू है बेसिकली, है ना, इसका आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डीएक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। जब आप कोई इसमें इंटीग्रेट करोगे तो क्या ये एक्स टू द पावर n इनटू डीएक्स काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 2 था तो एक ऐड हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड हो गया, ये 2 प्लस 1 से डिवाइड हो गया, प्लस कांस्टेंट c आ गया या क्लू c आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, x³/3 प्लस c आ गया। किसका इंटीग्रेशन है ये, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन लिया है। जहां ये c जो है बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं मैं, क्लू है। ठीक, अभी ये सारा समझ में आएगा ये क्लू क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको चेक करो कि सही में ये बात आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। इसके ये जो रिजल्ट आया है, ये जो इधर आपके पास रिजल्ट आया है, इसको मैं डिफरेंशिएट करके देखूं। देखो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, x³/3 और प्लस c, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको करने के लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहला नंबर 1/3 कांस्टेंट के बाहर निकाल लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ सर x³ हो जाएगा, प्लस सर d अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, c विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू 3x² और प्लस c प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये 3 और ये 3 कट गया, क्या आ गया, x²। तो यही तो आया x²।
तो ये क्लियरली प्रूव कर रहा है, क्या प्रूव कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स होता है। ओके, अब इसमें कुछ ढेर सारे रूल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। जैसे मान लो पहला, फर्स्ट तो ये हमने ले लिया, बता दिया आपको, फिर मैं लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, दूसरा आप ले लो, दूसरा अगर मान लो dx का आपको निकालना है इंटीग्रेशन, है ना, dx का इंटीग्रेशन निकालना है। बच्चों dx ध्यान दो, तो सर ने अभी बोला था आपको कि dx का अगर इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो सर यहाँ वाला टर्म तो कुछ है ही नहीं पहले, तो एक काम करो, कुछ नहीं है तो एक तो हो सकता है। ओके, और आप 1 को क्या x टू दी पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि x टू दी पावर 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? अब इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1, क्योंकि पावर एक ऐड हो जाता है उतने से डिवाइड हो जाता है, प्लस c। तो बच्चों ये क्या बना, x प्लस c। इसका मतलब फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया बच्चों, वो आया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक, ओके, और रूल्स देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन है साइन x इंटू डी एक्स। बच्चों साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक, माइनस कॉस x प्लस सी, या एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है साइन ax प्लस b इंटू डी एक्स। तो बच्चों साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ax प्लस b, और जो ये कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। ये जो कोएफिशिएंट है ना x का, उससे डिवाइड हो जाएगा। अब आप एक आध दो प्रॉब्लम करो, आइडिया लगेगा। मान लो मैंने बोला कि सर साइन 3x की वैल्यू बताओ, साइन 3x इंटू डी एक्स क्या होगा। लो, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 3x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो गया, साइन का हो गया माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। आंसर जहां सी क्लू है, मान लो आपसे कह रहे हैं साइन 2x dx, साइन 2x इंटू dx, इसका हो जाएगा साइन का माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। ठीक, उसी तरीके से अगर हम फिफ्थ का बात करते हैं, और अगर मैंने बोला cos ax प्लस b को इंटू dx, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है, cos का साइन होता है, वहां ध्यान करो साइन का कॉस होता था, डिफरेंशिएशन का अगर बात करते हो तो साइन का कॉस होता था और कॉस का माइनस साइन होगा, तो यहाँ उल्टा होगा। यहाँ देखो साइन का माइनस कॉस हो रहा है और कॉस का माइनस कॉस का साइन हो जा रहा है। साइन का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स का माइनस कॉस एक्स, है ना। और अगर मैं बात करूँ कॉस का, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर इंटीग्रेट होगा तो ये साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी क्लू। या इसी को मैं छोटे वाले फॉर्मेट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू डी एक्स, बच्चों ये हो जाएगा, सॉरी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये बच्चों बन जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक, मान लो इसी से रिलेटेड हम बोलते हैं कॉस 2x इंटू डी एक्स, बहुत आसान है। इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 2x और जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो गया प्लस सी। सो सिंपल। ठीक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन का देखा था, वो भी देख सकते हो आप। वहां पे हमने देखा था, अब याद करो ln x का डिफरेंशिएशन क्या आया था 1/x, तो उसका उल्टा यानी 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं बच्चों तो ये इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस c। ठीक, ln x प्लस c आ जाएगा। ओके, अगर मान लो हम बात करते हैं e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, तो जैसे ex का डिफरेंशिएशन वहां क्या हो जाता था, ex ही हो जाता था, उसी तरीके से यहाँ ex का इंटीग्रेशन भी वही रह जाएगा। ठीक, अगर इसी को इस फॉर्मेट में लिखो e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, तो बच्चों ये बन जाएगा e टू दी पावर ax अपॉन a, कोएफिशिएंट से डिवाइड प्लस c, इस तरीके से।
मेरे ख्याल से आप कुछ क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल देखो, आइडिया लगेगा। मान लो मैंने बोला e का पावर 2x इंटू dx है, इसकी वैल्यू बताओ। तो सो सिंपल सर, e का पावर 2x अपॉन 2 प्लस c आंसर। ठीक, अब एक काम करते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें सारे कवर अप हो जाए। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर 3x dx। जितने रूल बताए सारे कवर अप हो गए इस क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स टू दी पावर n फॉर्मेट है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये क्या है 3 है तो एक पावर ऐड हो जाएगा x4 बाई 4 प्लस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स ln x होगा प्लस e टू दी पावर 3x अपॉन 3 और प्लस c क्यूब। ये आंसर है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में क्या हुआ, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। ठीक है, पहले जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो c का कोई रोल नहीं होता है। जैसे मैं अगर बोलूं x टू दी पावर n इंटू डी एक्स है, ठीक, ये मान लो आप x1 से लेके x2 तक इसको इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ओके, और लिमिट लोअर लिमिट क्या आएगा x1 से लेके x2 तक, और यहाँ पे अब आप एक्सक्लूड नहीं लिखेंगे, यानी c का रोल नहीं है। अब आप एक काम करेंगे कि एक बार आप ये वाली वैल्यू डालेंगे x2 की माइनस ये वाली वैल्यू। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब हुआ कि आप एक बार x2 का पावर n प्लस 1 माइनस x1 का पावर n प्लस 1 लिखेंगे और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें बच्चों जैसा आपको पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक, और ऊपर वाले को बच्चों में बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ओके। अब चाहो तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लो तो आइडिया लगेगा। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो देयर इज नो रूल ऑफ टू, है ना। आप सिंपली क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे और एक बार ऊपर वाली लिमिट माइनस एक बार नीचे वाली लिमिट डालोगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको आइडिया लगेगा। मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है और लिमिट लिया 1 से लेकर 2 तक की, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से कहां, 1 से लेकर 2 तक। बच्चों जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 2 तक अगर हम लिमिट डालेंगे तो ऐसे केस में ये हो गया सर एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, और लिमिट कहां से 1 से लेकर 2 तक। एक बार 2 की वैल्यू डालोगे, x की जगह 2 डालोगे और एक बार x की जगह 1 डालोगे, तो ये आएगा बच्चों सॉल्व करके 2 1/3 बाहर ले लो। इट विल बी बेटर इफ यू टेक 1/3 आउट। सो 1/3 2 का पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब, क्लियर। और इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया आपका। तो ये आ गया 1/3 बाहर हो गया, और 2 का पावर क्यूब का मतलब 8 माइनस 1, इसका मतलब आंसर कितना हुआ 7/3। सिंपल। मान लो एक और देखो, x इंटू डी एक्स है बच्चों, x इंटू डी एक्स कहां से कहां तक, 1 से लेके मान लो 2 तक ही लेते हैं, और ये आपको सॉल्व करना है। क्योंकि ये आपको पता लग गया कि कौन सा इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट दिया होगा, ये लोअर लिमिट है सर और ये अपर लिमिट है, क्लियर। अब देखो x का पावर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो आप, तो x इंटू डी एक्स 1 2 लेके 2 का मतलब हुआ x का पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, क्योंकि एक ऐड हो गया और उत्तर से डिवाइड हो गया। लिमिट कहाँ 1 से लेके 2, 1/2 बाहर ले लो और एक बार 2 डालो, 2 का स्क्वायर x की जगह 2 और एक बार x की जगह 1, तो 1/2 और ये कितना आ गया बच्चों 3, इसका मतलब कितना आ गया 3/2 आंसर। ठीक, उसी तरीके से साइन कॉस कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 से लेके पाई,
या 0 से लेके π/2 की वैल्यू क्या होगी? बताओ बच्चों क्या होगी? sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो sin x इंटू dx 0 से लेके π/2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा sin x का होता है माइनस cos x 0 से लेके π/2 तक। अब क्या करोगे? माइनस मान लो बाहर ले लिया, चलो माइनस अंदर ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ये वैल्यू डालोगे तो माइनस cos π/2 माइनस cos 0, ठीक, माइनस ऑफ, एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो cos π/2 फिर और माइनस cos 0 माइनस cos π/2 कितना होता है? cos 90 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो ये कितना आ गया? सॉल्व करके 1, ठीक। उसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हो। दूसरा देखो क्या कर सकते हैं सर, अगर मान लो आपने क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x ले लिया इंटू dx 0 से लेकर π/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx कहाँ? 0 से लेकर π/2 तक इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? cos का हो जाता है ना, cos का होता है sin, तो ये sin x हो गया। कहां से कहां? 0 से लेकर π/2। अब एक बार x की जगह π/2 डालोगे, एक बार x की जगह 0 डालोगे, तो ये आ गया sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री। बच्चों sin 0 कितना होता है? 0 sin π/2 कितना होता है? 1 माइनस 0, इसका मतलब 1 आंसर। समझ गया? तो इस तरीके से डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं, और भी ढेर सारे प्रॉब्लम आपको होता है। बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ऐसे आपको एक कर्व दे रखा है और इसे इक्वेशन दे रखा है, क्योंकि ये आपको पता है पैराबोला है, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक। ओके, आपसे कह रहा है x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3 के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व फॉर x equals to 1 to x equals to 3। अब आप बच्चे अच्छे से जानते हो कि जो एरिया होता है बच्चों ऑफ yx कर्व या ग्राफ इक्वल्स टू, अभी सर ने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx होता है, लेकिन आपको लिमिट दे रखा है x इक्वल्स टू कहाँ? 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स नॉन इंटीग्रेटेबल, क्योंकि एक जगह y है और y का dx के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर x होता तो x का dx के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल था, बट यहाँ y दे रखा है। लेकिन आप खुशकिस्मत हो क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है y इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब ये देने से देखो आपको फायदा ये हो गया कि जो एरिया हुआ है ना, एरिया ये y इंटू dx था ना बच्चों, लेकिन y की वैल्यू आपको दे रखी है। कहाँ से? x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 3 तक। अब ये y की वैल्यू आपको x स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये x स्क्वायर इंटू dx 1 से लेके कहाँ तक? 3 तक। अब जानते हो आप कि x स्क्वायर इंटू dx का क्या x क्यूब बाई 3 हो जाएगा बच्चों, 1 से लेके 3 तक। 1/3 मान लो बाहर निकाल लो, और ये 3 का स्क्वायर, एक बार क्या डालोगे आप वैल्यू? x की जगह 3 और एक बार x की जगह 1 डालिए, ठीक। तो ये क्या बचेगा? ये होगा आपका 3 क्यूब माइनस 1/3 बच्चों, 1/3 इंटू, ठीक। 3 का क्यूब का मतलब कितना होगा? 27 माइनस 1, इसका मतलब 26/3 यूनिट्स आंसर, ठीक। इसी तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लाइक मान लो y इक्वल्स टू आपको दे रखा है क्वेश्चन में y इक्वल्स टू ex दे रखा है या ln x दे रखा हो, और ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे रखा है y वर्सेस x का, और ये रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अब आपसे कह रहा है कि मान लो
ये x की वैल्यू बच्चों 0 है और ये बहुत x इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो आपसे कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। इस कर्व का एरिया बताएं फॉर x इक्वल टू 0 अप टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, एरिया बच्चों क्या होता है सर? एरिया y dx होता है और y आपको बच्चों दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? ex दे रखा है, क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेटेबल है। लेकिन क्वेश्चन में आपको किस्मत हो कि y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है। लिमिट कहाँ? 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब ex का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? ex ही होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो अब ध्यान दो, इसका मतलब एरिया जो आया सर, एरिया इक्वल्स टू हो गया e टू द पावर इंफिनिटी माइनस इसका पावर 0। ये इंफिनिटी हो गया -1। तो इसका मतलब इंफिनिटी यानी बहुत बड़े टर्म में से अगर 1 घटाएंगे तब भी क्या आएगा? इंफिनिटी। ठीक, तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन के ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप ln(x) पे ले सकते हो, बट आप चूंकि अभी बिगिनर हो तो आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा, क्योंकि y dx जो होता है नॉन इंटीग्रेटेबल है। ये जो y है इट शुड बी, है ना, इट शुड बी द फंक्शन ऑफ व्हाट? x। अनलेस इट्स नॉट गिवन यू कैन नॉट कैलकुलेट द इंटीग्रेशन। तो हम बात करते हैं कि आपने सर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा है? तो इसका एप्लीकेशन है एग्जैक्टली फिजिक्स में, इसलिए मैंने पढ़ाया। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या फिजिक्स में यूज है अभी आप देखोगे। बच्चों एक चीज पता है आपको कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो r दे रखा है, यानी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, और इसका उल्टा करना हो, जैसे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से व्हाट पोजीशन वेक्टर, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? इंटीग्रेट करोगे। ठीक, इंटीग्रेट करोगे मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, और बड़े से यानी उल्टा आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि आपको कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं मैं। मान लो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a इंटू dt। और अगर आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? dv इक्वल्स टू a dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट अगर विदाउट लिमिट है तो dv का इंटीग्रेशन तो भी हो जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt, ये जो भी होगा, और प्लस एक से इंटीग्रेट करके क्यू वेट लेंगे c, है ना। और अगर आपको लिमिट दे रखा हो तो ये c नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से देख रहे हो, आपको एक्सेलरेशन दे रखा था, आपको निकालना वेलोसिटी है तो आपने इंटीग्रेट किया। अगर मान लो आपको वेलोसिटी दे रखा है, ठीक, और आपको पोजीशन निकालना है, जैसे आप जानते हो, ये भी आप जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है बच्चों? dr बाई dt होता है ना, या dx बाई dt लिख लो। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? v इंटू dt हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v इंटू dt। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? v इंटू dt प्लस c आ जाएगा। तो आप देख इस वाले रिलेशनशिप को देखो, आपको v दे रखा है, x निकालना है तो आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। बड़ा दे रखा है, छोटा निकालना है तो आपने इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब एक आपको बात बता दूं मैं कि अगर हम बात करते हैं ना एक्सेलरेशन का, अब ये एक्सेलरेशन बच्चों आपको या तो टाइम का फंक्शन दे रखा होगा कुछ प्रॉब्लम्स में, या दूसरा आपको ये पोजीशन का फंक्शन दे रखा होगा, या वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा होगा। एक्सेलरेशन या तो टाइम का फंक्शन होगा, या x का फंक्शन होगा, या v का फंक्शन होगा, और कुछ पूछेगा आपसे। दूसरा, यहाँ जो वेलोसिटी है ये दो फंक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी या तो टाइम का फंक्शन होगा ये वेलोसिटी, या x का फंक्शन होगा। अगर अलग से आपको लिख दो तो v जो होगा आपको आइदर दे रखा होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा।
ठीक, अब देखो एक्चुअली इसका फिजिक्स से कैसे लेना देना है। मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज करो a इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये दे रखा है प्रॉब्लम में। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है सर, टाइम दे रखा है। आपसे कह रहे हैं गिवन, यानी क्लू निकालने के लिए आपको जुगाड़ दे रखा होगा। तो कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। फाइंड v एट t इक्वल्स टू सपोज करो 2 सेकंड पे आपको निकालना। ठीक, अब देखो यहाँ a इक्वल्स टू t स्क्वायर दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम दे रखा है। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसको dv बाई dt इक्वल्स टू सर हम लिख सकते हैं t स्क्वायर। तो यहाँ से dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t स्क्वायर इंटू dt आ जाएगा। अब अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो ये सर t स्क्वायर इंटू dt आ गया, प्लस सर क्यू आ जाएगा c। ठीक, तो ये v इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया, ये सर t क्यूब बाई 3 हो गया। ठीक, और प्लस क्या आ गया, c आ गया। You got velocity in terms of time, but आपको यहाँ दे रखा है कि at t equals to 0 v equals to 0। तो एक काम करो, v की वैल्यू 0 ले लो और t की वैल्यू भी 0 ले लो, तो 0 का क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। तो यहाँ से क्लू आपको पता लग गया कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब c की वैल्यू 0 आ गई बच्चों, तो देखो सर सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे फिर इसका मतलब v equals to हुआ सर t क्यूब बाई 3 और प्लस 0, यानी फाइनली t क्यूब बाई 3 आ गया। और आपको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 2 का क्यूब अपॉन 3, इसका मतलब 8/3 आंसर। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन से आप जो पढ़ा रहे हो सारी चीजें, इसका फिजिक्स में क्या लेना देना। बेटा फिजिक्स में जबरदस्त तरीके से लेना, तभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज क्यों पढ़ाऊंगा। अगर आप देखो r से यानी पोजीशन से वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो यू विल रिलाई ऑन व्हाट डिफरेंशिएशन। इफ bigger thing is given and the smaller things are to be calculated, then you will rely on what, integration. Okay, as you know, acceleration is what, change in velocity, rate of change in velocity, so dv by dt. So dv will be what, a into dt. If you integrate both sides, then you will get what, v equals to what, a into dt plus c, where c is what, clue. Repeatedly I am saying that it's a clue, not constant. Obviously its value would become constant, whatever value it will get, it will be a constant quantity. Okay, and now as you know, v equals to what, dr upon dt or dx upon dt. So dx would be v into dt. If you integrate both sides, then x equals to what, x equals to v dt plus c. Okay, and c is again here clue. So clue is always given in the question. Now you can get questions like either your acceleration can vary as a function of time, or as a function of x, or as a function of what, v. Okay, and velocity can vary as a function of time or as a function of position, time or position. Okay, now there is a question that is acceleration is given as a function of time. Okay, and it will mention in the question that at t equals to 0 velocity is 0. It means object starts from rest. You have to calculate velocity. Mind you, you have given what, acceleration, and velocity has to be calculated, and at what time, at t equals to 2 seconds. Okay, so a equals to t square. So acceleration is given, velocity has to be calculated. If you will see from here, acceleration is given and velocity has to be calculated, then you will have to rely on the integration. Okay, so as you know, velocity as a function of time equals to what? This is what, dv upon dt, which is acceleration. This is equal to t square. So from here dv will be what, t square into dt, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। अब क्या किया कि जो तुमको क्लू दे रखा है, कितना, t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 है, तो t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 जब करोगे तो c की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ये जो आपका इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, अब रिड्यूस होकर क्या बन गया, केवल v स्क्वायर बाई 3, क्योंकि c की वैल्यू 0 हो गई। तो इट्स व्हाट,
इट्स टी क्यूब बाई 3, इट्स टी क्यूब बाई 3। अब आपसे पूछा कितने पे, टी इक्वल्स टू 2 पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू 2 डाल दी, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, तो 1/3 आंसर। क्लियर हो रहा है? लिखो